हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा और मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम आईआर के अंदर पढ़ते हैं इज गेम थ्योरी। Very often we also come across articles international politics international relations के बारे में जहाँ पे इस गेम थ्योरी के ऊपर जो है बात की जा रही होती है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड स्प्रिंग अप कर रहे होते हैं कि अगर हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुनते हैं हम कहते हैं ये एक चिकन गेम था, या अगर हम कश्मीर प्रॉब्लम एंड इंडिया एंड पाकिस्तान की उसके ऊपर जो एक टिफ है राइट उसके बारे में सुनते हैं तो हम बोलते हैं ये एक प्रिजनर्स डिलेमा प्रेजेंट करता है। राइट, तो ये आखिरकार ये गेम्स क्या है, ये डिलेमास क्या है, ये आइडिया क्या है गेम थ्योरी का। अब गेम थ्योरी जो है इकोनॉमिक्स के एक आइडिया से उठाई गई थी। ठीक है, वहां से जो है वहां पे पहले ये डेवलपमेंट हुई एंड देन इट वाज इनकलकेटेड इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट काम था राइट वो किया गया था न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न द्वारा इन द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये मैथ्स के अंदर पहले यूज ही हुई। मैथ से इसको इकोनॉमिक्स में लिया गया अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ मार्केट प्लेस एंड किस तरह से एडम स्मिथ का जो इनविजिबल हैंड वाला पूरा थ्योरम है, पूरा जो आइडिया है, उसको उस अप्रोच को रिवर्स करके किस तरह से हम गेम थ्योरी में अडेप्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अप्रोच से ये लेके आए इसे इंटरनेशनल रिलेशंस के रेल में। मोस्टली हम गेम थ्योरी को रियलिस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर पढ़ते हैं, स्पेशली जो आपका स्ट्रेटेजिक रियलिज्म है उसके अंदर गेम थ्योरी काफी ज्यादा यूज होती है। हाउएवर देयर इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि प्रिडोमिनेंटली रियलिस्ट स्कूल ने गेम थ्योरी का यूज किया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि गेम थ्योरी सिर्फ रियलिस्ट स्कूल में ही यूज हुआ है, किसी और स्कूल में नहीं यूज हुआ। लिबरल स्कूल ने भी इनफैक्ट ट्राई किया है गेम थ्योरी को यूज करने का, in fact for cooperation purposes rather than the conflictual या relative games वाला यूज जो कि strategic realism करता है। ठीक है, अब थॉमस शेलिंग जो कि एक स्ट्रेटेजिक रियलिस्ट हैं, उन्होंने गेम थ्योरी का जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल किया इन अंडरस्टैंडिंग आपकी इंटरनेशनल। अब शेलिंग का क्या मानना था? शेलिंग का जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का आइडिया था वो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करता था। राइट, शेलिंग कहते हैं नाउ इन फॉरेन पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट लीडर्स जो हैं दे ऑफन फेस अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक एंड
military problems, right? So these are basically problematic social situations, जो कि आपकी diplomatic problems हो गई, military problems हो गई, ठीक है? So lots of issues, right? कि basically अगर इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में फिशिंग राव चल रहा है उन वाटर्स के बीच में, हाउ डू आई टैकल दैट? ठीक है, यूएस एंड चाइना के बीच में ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, हाउ डू वी टैकल दैट? और इवन बिफोर दैट कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एक तरह से जो कंपटीशन चल रहा है उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए थिंकर्स जो आपके लीडर्स हैं दे हैव टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, उनको स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजिक थ्योरी क्या मानती है? ये थ्योरी मानती है कि पहली चीज, ये जो स्टेट लीडर्स हैं ये रैशनल है, ये रैशनल एक्टर्स हैं। और ये रैशनल एक्टर्स क्या चाहते हैं? ये रैशनल एक्टर्स चाहते हैं कि आउट ऑफ द वेरियस चॉइसेस अवेलेबल हम इस तरह का एक रास्ता अपनाएं जो कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगा, राइट? सो दैट वी अचीव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू अस, राइट? सो इस सिचुएशन को डील करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज हमको चाहिए जो आपको क्या करेंगी? मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। अगेन द आइडिया जहां पे इसको फोकस हो रहा है दैट इज रिलेटिव गेन्स। वी वांट टू गेट मैक्सिमम गेन्स आउट ऑफ us for ourselves. We want to get the maximum number of gains पॉसिबल, ठीक है। सो इन गेम्स को करने के लिए हमें कोई स्ट्रेटेजाइज करना होता है और इस स्ट्रेटेजाइज करने के लिए थॉमस शेलिंग बोलते हैं हम गेम थ्योरी यूज कर सकते हैं कि ये गेम थ्योरी हमें बता सकती है व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अडॉप्ट सो दैट हम अपने गेन्स जो हैं उनको मैक्सिमाइज कर पाए, ठीक है। इनफैक्ट हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इवन कौटिल्य को, याद है? कौटिल्य का भी जो हमने पूरा मंडला थ्योरी पढ़ी है, मंडल थ्योरी किससे रिलेटेड है? मंडल थ्योरी आपके ये डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। एंड आपको कौटिल्य भी बताता है वेरियस तरीके जिनके थ्रू आप टैकल कर सकते हैं सिचुएशंस को। सो ही यूजेस द आइडिया ऑफ साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद may be seen as game theory of ancient India, right? That under given circumstances how do you maximize benefits by using various kinds of strategies, right? So ये आइडिया जो है गेम थ्योरी का इन कंटेम्प्रेरी आया, अ स्ट्रेटेजिक रियलिस्ट लाइक थॉमस शेलिंग ने प्रमोट किया इसको, ठीक है। अब इसके अंदर वो कहते हैं गेम थ्योरी के अंदर कुछ और अजम्पशंस भी हैं जो कि हम लेके चलते हैं। पहली अजम्पशन है कि प्लेयर्स के स्टेबल प्रेफरेंसेस हैं। स्टेबल प्रेफरेंसेस मतलब व्हाट आई वांट और व्हाट आई रिकॉग्नाइज एज बीइंग बेनिफिट फॉर मी इज स्टेबल, राइट? सो इंडिया की एक इमेजिनेशन है, तो फॉर एग्जाम्पल दैट इंडिया वांट्स टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड वी डू नॉट वांट टू बी अलाइंड विद एनी वन ब्लॉक, राइट? ये एक स्टेबल प्रेफरेंस है जो हर महीने जो है चेंज नहीं होती जा रही बट बाय एंड लार्ज कंसिस्टेंट रहती है। मतलब ये प्लेयर्स जो है कंसिस्टेंटली बिहेव करते हैं, मूडी नहीं है, राइट? और इस इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर के बेसिस पे जो चॉइस आपके सामने आती है उसके बारे में प्रिडिक्शंस की जाती हैं कि किस तरह से आउटकम निकलेगी आउट ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन जो कि हमारे सामने आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम, राइट? तो यहां से जो है अब हमारी गेम थ्योरी की शुरुआत होती है। अब गेम थ्योरी में हम बोलते हैं, सबसे पहले हमने बोल लिया कि क्या है, रैशनल एक्टर्स हैं जो हमारे नेशन स्टेट्स हैं। सेकेंडली इनका मेन रिस्पॉन्स क्या है? टू सिक्योरिटी डिलेमा, राइट? सिक्योरिटी डिलेमा क्या है कि अब हर स्टेट को कंसर्न है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी, आई हैव टू इंक्रीज माय सिक्योरिटी, राइट? एंड व्हेनेवर अ स्टेट टेक्स अप मेजर्स टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अदर स्टेट्स जो है they start getting insecure and in retaliation they start increasing their security, right? So now imagine something like during the cold war. During the cold war USSR sees the formulation of NATO ka pact, the arming of nuclear weapons, and USSR says that how should I remain piche? What if they decide to attack me first? So USSR goes ahead and it also formulates a Warsaw Pact plus starts
आर्मिंग इटसेल्फ अप विद न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल, राइट। तो इसके कारण क्या है, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है। तो यूएसए सोचता है अरे वाह, ये तो स्पेस में भी इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं यूएसएसआर, अब हम कैसे पीछे रहे, हमें भी ये करनी पड़ेगी, राइट। तो ये कांस्टेंट कंपटीशन के कारण जो है मिसट्रस्ट कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है, राइट। तो ये सिक्योरिटी डिलेमा के आइडिया के बारे में जर्विस ने वेरी इंपॉर्टेंटली आगे ये काम रखा, राइट। जर्विस अब ये कहते हैं कि ये जो एक सिचुएशन ऑफ इनसिक्योरिटी है, ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा, दिस शोज अस कि अब मिसट्रस्ट के बेसिस पे अगर हम काम करते रहेंगे, दैट वी कीप आर्मिंग आवर सेल्फ टू द टीथ, हम बेसिकली वर्ल्ड को और इनसिक्योर बना रहे हैं। एंड इट टेक्स वन क्रेजी प्रेसिडेंट और वन क्रेजी पर्सन टू कम टू पावर and blow up a nuclear weapon and the entire world goes kaput, right? So now Jervis says that to create a more stable world, a more secure world, a safer world, हमें अपने कुछ gains की sacrifice देनी पड़ेगी so as to improve relative security and stability of the entire world, right? However, again हम डरते हैं कि what if we decide to make some sacrifices, but the person on the other hand, that person resorts to cheating or collaborates with another one of my enemies to put me down, right? What will I do in that case, right? तो ये situation of mistrust है जो कि cooperation को constantly hinder करती रहती है। तो ऐसे सिक्योरिटी डिलेमास के साथ डील करने के लिए, इनको समझने के लिए, there were two basic games जो कि सबसे पॉपुलर हैं, that were put forward by the game theory, right? Now हम कहते हैं आप various types of games को दो basis पे divide कर सकते हैं। First is on the basis of number, number का क्या मतलब है, on the number of participants, कितने participants इसके अंदर involved हैं। In case of international relations or global politics, कितने nation states इसमें involved हैं। So there can be a two-person game wherein there are two nation states involved, right? So Cuban Missile Crisis, two-person game, right? Similarly, अगर हम किसी और क्राइसिस की बात करते हैं, से सर क्रीक इशू की बात करते हैं, तो अगेन वो क्या है, वो टू पर्सन गेम है। पाकिस्तान एंड इंडिया आर द डोमिनेंट प्लेयर्स जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। सो ये क्या होगी, टू पर्सन गेम होगी। देन कैन बी एन पर्सन गेम। एन का क्या मतलब होता है, एन का मतलब होता है जब भी देयर आर मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्व, जब मल्टी प्लेयर्स हो जाते हैं तो हम इसको एन पर्सन गेम बोलने लगते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, इट कैन बी एन एन पर्सन गेम। If we talk about again environmental pollution, it can be an n person game. If we talk about nuclear powers and nuclear weaponization, that is an n power game, n person game, ठीक है। soon in fact kashmir भी जो है एक n person game है, wherein you have India, you have Pakistan, you have Kashmiris themselves, and now you have the interference of China also involved, and plus certain international organizations also, UN etc, जो कि comments देते रहते हैं या फिर जिन्होंने पीस कीपिंग का जो काम है उनके ऊपर सौंपा गया है। तो कश्मीर भी क्या होगी, एक एन पर्सन गेम होगी, इवन दो वी कीप सेइंग दैट इट इज एन इंटेग्रल इशू, बट आज के डे एंड एज में क्या इंटेग्रल इशू है, वेरिन यू हैव अ क्लोजर वर्ल्ड, राइट। तो जब कैपिटल के अंदर पीपल गो स्टॉर्म, राइट, इन द यूएसए, ऑफ कोर्स इंडिया एंड इंडियंस विल आल्सो हैव अ कमेंट ऑन इट। Similarly, if there are protests going on in India, say by farmers, by various other groups, several other countries will also have comments to give, right? So the idea of internal affairs has become extremely limited in today's globalized world. Then there is on the basis of outcome, जो कि कुछ गेम्स डिफाइन होती हैं। ये होती है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम बेसिकली होती है जहां पे हमें पता है प्लेयर्स की क्या प्रेफरेंस है, राइट। तो फॉर एग्जांपल वी आर रनिंग अ रेस, राइट, हमको पता है क्या प्रेफरेंस है कि प्लेयर्स को गोल्ड मेडल जीतना है, यही एक प्रेफरेंस है। एंड जीरो सम गेम क्या होगी, दैट इफ वन पर्सन विंस a gold medal, the other people lose, right? So one's gaining of a fixed preference, that is the gold medal, is in exchange of other people not getting the gold medal and hence losing. तो यहाँ पे preferences defined है and one's gain comes at the cost of others loss. Then there is non-zero sum game. Non-zero sum game, अब इसको गलती से भी sum game से compare मत करना। एक चीज हमने पढ़ी भी ना, sum game, ये जो है लिबरल स्कूल इसकी बात करता है। सम गेम क्या होती है, दैट बेसिकली एवरीवन एंड्स अप विनिंग आउट ऑफ इट, राइट। सो लिबरल्स विल से इफ वी वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज
everyone is winning out of it, because ये world जो है हम सबका future है, right? If there is a big climate crisis that happens, if there are tsunamis world over, if there is drought in the world also, everyone will get impacted. It's not like that we can say oh अच्छा कोई नहीं Maldives डूब गया, because हमारे भी coastal areas ज़्यादा जाके डूबेंगे. हमारी countries will also have to face a brunt of climate refugees increasing. We will also have to suffer through increasingly high susceptibility of farmers and उनकी crops getting damaged. ठीक है, तो इसलिए सम गेम क्या होती है जहां पे हमें पता है कि फिक्स प्रेफरेंसेस है एंड एवरीवन गेट्स समथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, नॉन जीरो सम गेम क्या होती है, यहाँ पे प्रेफरेंसेस डिफाइंड नहीं है. ठीक है, हमें पता नहीं है लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? हमें नहीं पता कि अगर चलो कोई समवन एंड्स अप विनिंग, बट हमें नहीं पता कि अमंग्स द लूजर्स ऑल्सो हमें नहीं पता कि उनके साथ आगे चल के क्या होगा, राइट? देयर इज नो एब्सोल्यूट गेन एब्सोल्यूट लॉस एंड देयर आर नो फिक्स्ड प्रेफरेंसेस दैट आर डिफाइंड, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी एम्बिगुअस, एक वेग एरिना, राइट? हमें नहीं पता कि कल को इनफैक्ट अगर हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज की टॉपिक कब से चल रहा है, वी नो क्लाइमेट इज चेंजिंग, देयर इज साइंटिफिक डेटा अवेलेबल, वी डोंट नो दैट व्हेन द temperatures go up say by 2 degrees Celsius, how bad will things get? ठीक है, so because of this reason, because preferences are not known, the end result is not known, therefore it becomes a non-zero sum game. ठीक है, तो ये on the basis of outcome होगी. Now the first game that we look at is a chicken game. chicken क्या होता है? chicken हमने देखा ना, मुर्गे पक पक, है ना? तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि जो डर गया रे, you're a chicken, you're a chicken. So often people tease others also, they'll go doing, if you watch Big Bang Theory, right, they'll keep doing that, they'll keep making that chicken noise behind them, right? So fact, don't be a chicken. don't be a chicken का क्या मतलब है? don't be a coward. ठीक है, तो chicken game क्या है? chicken game is a 2-person game, मतलब 2 participants involved है, and non zero sum game है. हमें नहीं पता आगे चल के किस तरह की consequences हो सकती हैं. there will be a winner, but we don't know what will be the आगे चल के क्या एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इवन फॉर द लूजर ऑफ द गेम. ठीक है, अब चिकन गेम एज द आइडिया इटसेल्फ सजेस्ट एक हाइपोथेटिकल सीन के ऊपर बेस्ड थी, राइट? नाउ इमेजिन देयर इज अ थिन रोड और देयर इज अ नैरो ब्रिज. ठीक है, और इन नैरो ब्रिज के बीच में जो है दो टीनेजर्स डिसाइड कि दैट वी वांट टू प्रूव हु इज more brave out of the two of us, right? Who's the braver out of us? So what they will do, they say कि हम क्या करेंगे, बड़ी सारी हिंदी मूवीज में भी हम ये देखते हैं, ठीक है, कि एक बंदा अपनी गाड़ी यहाँ पे रख लेगा, दूसरा यहाँ पे रखेगा, और वो क्या बोलेंगे that we will come towards each other. ठीक है, we will come towards each other and whoever swerves first, ठीक है, from the डर of a clash, वो हार गया, and जो सीधा जाता गया वो जीत गया. ठीक है, तो ये जो है एक मॉडल किया गया था कि इन दो टीनेजर्स के बीच में जो है ये कंपटीशन हो रहा है, तो जो भी स्वर्व कर गया, जो भी राइट या लेफ्ट को मुड़ गया टू स्टॉप फ्रॉम गोइंग स्ट्रेट एंड अवॉइडिंग अ क्लैश, उनको चिकन बोल दिया कि तुम डर गए. ठीक है, तो चिकन मॉडल के अंदर क्या होता है, अब आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ सिचुएशंस जो है वो उभर के आ सकती हैं. ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशंस है जो कि आपके सामने प्रेजेंट हो सकती है इन द चिकन मॉडल? अब दे आर वेरियस काइंड्स, राइट? पहली चीज जो कि हो सकती है इन अ चिकन गेम इज के जो ए है, ए स्ट्रेट आता रहे, मतलब स्ट्रेट चलता जाए. आप इमेजिन कर लो, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ए जो है सीधा आता जाए एंड ही इज होपिंग कि बी स्वर्व कर जाए. ठीक है, और यही होता है दैट ए कीप्स ऑन गोइंग स्ट्रेट एंड बी स्वर्व्स. तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट आई एंड अप विनिंग, right? And I was winning. Why? Because the other person, that is B, cooperated. How did he cooperate? He cooperated because he thought कि भैया अगर हम क्रैश कर गए तो क्या होगा, कि बुरा हाल हो जाएगा, दोनों ही मरेंगे, तो इससे अच्छा है मैं कोऑपरेट करूं, मतलब मैं टर्न कर जाता हूं, लेट दिस अदर पर्सन विन. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, ए को क्लियर कट अपर हैंड मिल गया. ठीक है, एक दूसरा एक सिनेरियो क्या हो सकता है, इज म्यूचुअल कोऑपरेशन.
mutual cooperation, what? That by the time that they are driving, A and B both realize, अरे we are being so stupid, just to prove to our friends that who's the braver out of the two, we are risking losing our lives. So what they both do is that they both swerve out of the road. ठीक है, दोनों ही swerve कर जाते हैं. That is mutual cooperation, right? This is the second best outcome, right? थर्ड बेस्ट आउटकम क्या होगी, ये हम ए के उससे सोच रहे हैं. इफ वी आर टीम ए, तो हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं हमारे लिए क्या बेस्ट आउटकम्स हो सकती हैं. ठीक है, then another outcome can be, right, for us, that I realize the stupidity of it, I swerve and B continues, keeps on going straight. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, obviously I cooperated and B जो है सीधा आता गया. I lose, but at least मैं मरा तो नहीं, at least I wasn't in a terrible crash. The worst situation here will be mutual defection. ठीक है, म्यूचुअल डिफेक्शन क्या है कि ना मैं माना ना बी माना, एंड हम दोनों ही स्टेट आते गए, एंड देयर वाज अ बिग क्रैश एंड बोथ ऑफ अस लूज आवर लाइव्स. दिस इज द वर्स्ट आउटकम इन अ चिकन्स गेम. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अब चिकन गेम को कहती है कि नेशन स्टेट्स के अंदर भी जो है ऐसा ही काम हो रहा होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चिकन गेम जो कि देखी गई थी वाज 1962 का मिसाइल क्राइसिस, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां पे यूएसएसआर जो है मिसाइल्स रख रहा था क्यूबा के अंदर. ठीक है, एंड ये पता लग गया यूएसए को. ठीक है, तो यूएसए ने क्या बोला, अब हम ये तो करने नहीं दे सकते कि क्यूबा तो जो है एकदम ही हमारे एकदम ही ज्यादा एकदम ही जो है बैकयार्ड में है. ठीक है, कि कितना बड़ा एक सिक्योरिटी क्राइसिस है ये यूएसए के. ये क्यूबन मिसाइल भी एक सिक्योरिटी डिलेमा की ही देन थी कि बेसिकली यूएसए ने ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है इटली एंड टर्की में की हुई थी प्लेस. ठीक है, प्लस बहुत बार जो है क्यूबा क्या एक कम्युनिस्ट स्टेट था, एंड बे ऑफ पिग्स एक इन्वेजन हुई थी जहां पे यूएस ने ट्राई किया था टू टेक ओवर क्यूबा थ्रू दिस बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, बट इट हैड प्रूव टू बी कंप्लीटली अनसक्सेसफुल. राइट नाउ सोवियत यूनियन अंडर निकिता क्रुशेव थॉट कि भैया तुम लोग तो हमारे नेबरहुड में बैलिस्टिक मिसाइल्स रख के बैठे हो, तो हमें तो डर है, तुमने हमें उड़ा दिया तो हम क्या करेंगे, यूएस इज ओशंस अपार्ट फ्रॉम अस. सो व्हाट यूएसएसआर आल्सो स्टार्टेड डूइंग, इट स्टार्टेड प्लेसिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स इन क्यूबा विद एन अग्रीमेंट विद फिदेल कास्ट्रो. राइट, अब क्या हुआ कि यूएसए को पता चल गया, एंड यूएसए ने एरियल कॉन्फर्मेशन, एरियल फोटोग्राफ्स भी ले ली. नाउ द पॉइंट केम, नाउ व्हाट डू वी डू. राइट, यू हैड जॉन एफ कैनेडी एज द प्रेसिडेंट देयर, एंड जॉन एफ कैनेडी ने अपनी उनकी जो एग्जीक्यूटिव एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी वो बिठाई, एंड दे सेड नाउ वी हैव टू कम अप विद व्हाट डू वी डू. राइट, नाउ देयर वर मल्टीपल कोर्सेस ऑफ एक्शन, नाउ वी हैव द चिकन गेम इन्वॉल्वड हियर कि हम क्या करें, कुछ ना करें. तो कुछ ना करें तो क्या हो जाएगा कि सोवियत मिसाइल्स तो आ गई. ठीक है, डिप्लोमेटिक मेजर्स जो हैं वो अपनाए. राइट, डिप्लोमेटिक मेजर्स में बहुत टाइम लग सकता है. ठीक है, इन्वेजन करे, बे ऑफ पिग्स मिशन से हम ऑलरेडी देख चुके थे कि वो अनसक्सेसफुल हुआ था. ठीक है, क्या करें अब हम. नाउ यूएसए डिसाइडेड टू इम्पोज अ नेवल ब्लॉकेड. ठीक है, नेवल ब्लॉकेड मतलब जो इनकमिंग आपकी सोवियत यूनियन की वेरियस जो आ रही थी मिसाइल्स लेके, उनको ब्लॉक करने के लिए यूएसए ने अपना एक नेवल ब्लॉकेड खड़ा कर दिया. बहुत ही टेंस सिचुएशन हो गई थी एट दैट पॉइंट, टिल द टाइम यूएसएसआर डिसाइडेड दैट नो, राइट, रादर देन having an all out nuclear war, let's mutually cooperate. ठीक है, let's mutually cooperate rather than destroying each other. So USSR ने क्या किया, they agreed to dismantle the missile system जो कि उन्होंने क्यूबा में सेटअप किया था. उन्होंने वहां से मिसाइल उठाई, वापस ले गए अपना सोवियत यूनियन. राइट, सो in the face of international politics, basically USSR technically lost, USSR swerved, right, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि ये swerve हो गए, but at the same time they prevented international destruction and the breakout of a nuclear war. At the same time what also USA did, but secretly, उन्होंने एकदम नहीं बताया था, उन्होंने टर्की से अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी
वो भी हटा ली थी। एंड साथ ही में अब यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश कर दी गई, राइट, जिसके थ्रू वो कहते कि हम फटाफट बात कर सके कि कहीं दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए जिसके कारण एक न्यूक्लियर वॉर जो है एक्चुअल में ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो एक मॉस्को वॉशिंगटन हॉटलाइन भी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी टू रिड्यूस द मिसट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। आज के डे एंड एज में हम बात कर सकते हैं कि हिमालयन बॉर्डर के ऊपर जो इंडिया एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, डोकलाम के अंदर हुआ, गलवान वैली के अंदर हुआ, wherein Pongangso के अंदर हुआ, wherein the Chinese army also refuses to back down, can also be seen as a modern day version of the chicken game. The second game that we have available to us is Prisoner's Dilemma, which is also a two-person game, right? A prisoner dilemma again is modeled in a situation जहां पे आप imagine कीजिए कि दो members हैं एक गैंग के, वो अरेस्ट हो गए। ठीक है, ये अरेस्ट हो गए, अब क्या हुआ कि पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है दोनों को कॉन्विक्ट करने के लिए, तो क्या करते हैं, दोनों को ही अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं एंड उनके साथ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, राइट। अब वो उनको कहते हैं कि देखो, हम क्या कह रहे हैं, हम तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम उगल दो ताकि दूसरा बंदा जो है वो अरेस्ट हो जाए, राइट। अगर दोनों ही नहीं उगलते तो पुलिस के पास एक ही सिनेरियो बचता है कि वो उन दोनों को ऑन अ लेसर चार्ज जो है कॉन्विक्ट कर रहे हैं। तो जहां उनको 10 साल की सजा होनी थी, वहां अब उनको सिर्फ 5-5 साल की सजा जो है वो होगी, राइट। अब इसके अंदर वेरियस सिनेरियोज आ सकते हैं, राइट। अगेन इमेजिन करो दैट प्रिजनर ए एंड प्रिजनर बी है, हम प्रिजनर ए है, राइट। हमारे लिए अगेन क्या क्या सिचुएशंस खड़ी हो सकती हैं, दैट प्रिजनर ए जो है, ठीक है, मैं अपना मुंह नहीं खोलता, आई रिमेन शट, राइट, या फिर ही ऑल्सो, ये जो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी सिचुएशंस आ गई हमारे सामने, यहाँ पे आपका वो है, राइट, ये है, आप इमेजिन करो प्रिजनर ए और हमें प्रिजनर बी, ठीक है। तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि ये जो प्रिजनर ए है, जो हम है, हम बोलते हैं कि हाँ जी ये बी ने जो है जाके उसको मारा था, एंड बी बेचारा चुप रहता है, तो क्या होगा, ये तो मेरे लिए बेस्ट हो गया, ठीक है, कि मेरा एडवांटेज हो गया, मेरे को कोई भी जेल की सजा नहीं होगी, ये बेचारा बैठेगा 10 साल जेल में, ठीक है। एक दूसरा जो अच्छा एडवांटेज है, जो कि अगेन इज अ वेरी गुड एडवांटेज, दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज कि हम दोनों ही म्यूचुअली कोऑपरेट कर ले। म्यूचुअल कोऑपरेशन के से क्या होगा, हम दोनों को सिर्फ 5-5 साल की सजा होगी एंड देन वी विल वॉक आउट फ्री, ठीक है। देन अगेन अनदर थिंग जो कि हो सकता है, जो कि इसमें से निकल के आ सकता है, इज म्यूचुअल डिफेक्शन। म्यूचुअल डिफेक्शन से क्या होगा कि हम दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में उगल दिया, बट एटलीस्ट हम दोनों ही साथ में जेल में बैठेंगे 10 साल। इट्स नॉट लाइक प्रिजनर बी विल वॉक आउट फ्री। द वर्स्ट विल बी जब अगर मैं चुप रहा एंड बी ने बोल दिया एंड मुझे 10 साल की सजा होगी एंड दैट पर्सन वॉक्स स्कॉट फ्री, ठीक है। सो ये जो है अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस जो है हमारे सामने आ जाती हैं, राइट। कोऑपरेशन के लिए अब हमने क्या बोल दिया, सबसे बेस्ट क्या होगा कि मैं ए जो हूं मैं स्कॉट फ्री रहूं एंड दूसरा बंदा फंस जाए, ठीक है। वो बोलते हैं ऐसे सिचुएशन के कारण ना मिसट्रस्ट और ज्यादा फैलता जाता है। इनफैक्ट द सेकेंड बेस्ट आउटकम शुड बी अ फर्स्ट आउटकम, अगर हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स को मोर सिक्योर बनाना है, मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है हमने इसको प्रमोट करना है, ठीक है। अब क्या क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, ट्रस्ट। ग्लोबल पॉलिटिक्स में ट्रस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडिया डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान डजंट ट्रस्ट इंडिया, इंडिया डजंट ट्रस्ट चाइना, चाइना डजंट ट्रस्ट इंडिया, यूएसए डजंट ट्रस्ट चाइना, चाइना डजंट ट्रस्ट यूएसए, ठीक है। रशिया डजंट ट्रस्ट यूएसए, यूएसए डजंट ट्रस्ट रशिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सिमिलरली ईरान डजंट ट्रस्ट इजराइल, इजराइल डजंट ट्रस्ट ईरान, ईरान डजंट ट्रस्ट द अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड सो ऑन, राइट। तो अब इनके कारण क्या है, मेजर मिसट्रस्ट है। मिसट्रस्ट के कारण सिक्योरिटी डिलेमा और ज्यादा बढ़ता जाता है, एंड मिसट्रस्ट के कारण ही चांसेस ऑफ डिफेक्शन भी बढ़ते जाते हैं, वेर इन एवरीवन वांट्स टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट, दूसरा बंदा जाए भाड़ में, ठीक है। अब जैसे और दूसरे नेशन स्टेट भी यही सोच रहा होता है कि ये नेशन स्टेट तो अपने फायदे के बारे में सोच रहा होगा, मेरे बारे में थोड़ा सोच रहा होगा, तो ये मिसट्रस्ट को कम करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड क्लासिकल रियलिस्ट ने क्या बोला था कि इस मिसट्रस्ट को कम करना तो बहुत हार्ड है। वाई, बेस्ड ऑन हॉब्सियन आइडिया दैट वी आर ऑल सेल्फिश ईगोइस्टिकल नेचर वाले, एंड इसीलिए हमारे स्टेट भी ईगोइस्टिकल एंड सेल्फिश है। हाउएवर, एक जो चीज की जिसकी हम बात करते हैं इज द शैडो ऑफ फ्यूचर। शैडो ऑफ फ्यूचर की क्या बात करते हैं, यहाँ पे ना आइटरेटेड गेम्स की बात होती है, जो कि अ लॉट ऑफ
लिबरल स्कॉलर्स इनको प्रमोट करते हैं। आइटरेटेड गेम्स की क्या बात है कि देखिए, एक बार तो कोई सिचुएशन आती नहीं है, मल्टीपल टाइम्स जो है सिचुएशन आती रहती है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर इन अ नंबर ऑफ सिचुएशंस हम किसी को प्रूव कर दे दैट देखो हम तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू एक्ट इन योर बेनिफिट ओनली, देन इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ defection from the other person and create a more trustful environment. So remember Gujarat doctrine, राइट? गुजराल डॉक्ट्रिन ने यही बात की है। गुजराल डॉक्ट्रिन बेसिकली क्या थी, व्हेन वी डू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, दैट्स व्हेन वी विल डू ऑल दीज डॉक्ट्रिन्स इन डिटेल्स। बेसिकली गुजराल, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजराल थे, राइट, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन दी और उन्होंने बोला कि देखो हमारे जो नेबर्स है बड़े छोटे हैं हमसे, ठीक है, और उनमें जो है कांस्टेंट फियर है कि इंडिया को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इंडिया एक बिग ब्रदर टाइप है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या बोला उन्होंने, देखो कि यू ट्राई बीइंग अ वेरी वेरी गुड नेबर, तुम उनको हर चीज दो विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, एंड क्या होगा, ओवर द इयर्स व्हेन दे सी सच अ गुड ट्रीटमेंट बीइंग बेटेड आउट टू देम, इवेंचुअली द डिस्ट्रस्ट विल मेल्ट अवे एंड हम जो है हमारे नेबर्स के साथ बहुत ही ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है ये आइडिया यहाँ पे डेवलप हुआ। देन एक इज, अब हम इस मिसट्रस्ट को और कैसे हटा सकते हैं, ये कहते हैं दैट यू हैव टू चेंज द पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या क्या जो है आगे चल के रिजल्ट हो सकते हैं। हमने देखा था प्रिजनर्स डिलेमा में द वर्स्ट वर्स्ट रिजल्ट कैन बी द सकर पे ऑफ। सकर पे ऑफ क्या है कि मेरे को डिफेक्शन मिल गई, मैं बेचारा बैठा हूं जेल में, बाकी सारे मजे कर रहे हैं, राइट। तो और ये सकर पे ऑफ को हम कैसे जो है डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिफेक्शन को जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, कि जो लोग डिफेक्ट कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिंग को आप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो, एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन जो कि स्टेट्स अग्री टू कोऑपरेट, आप उनके लिए गेन्स इंश्योर कर दो। एंड यहाँ पे किसका रोल आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो डब्ल्यूटीओ क्या करने की कोशिश करता था, डब्ल्यूटीओ यही करने की कोशिश करता था कि अगर कोई कंट्री decides to defect and decides to impose और प्ले और चीट्स ड्यूरिंग द ग्लोबल ट्रेड, हम उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे, कोई और कंट्री जो है उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, जिसके कारण उनकी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। वहीं पीपल हु कोऑपरेट एंड मेक ग्लोबल ट्रेड मोर स्टेबल, उनके लिए गेन्स ही गेन्स है, बिकॉज ग्लोबल ट्रेड और एक्सपैंड होगी, उनकी जो रिलेशनशिप विद अदर इकोनॉमीज वो और भी बढ़ते जाएंगे, प्लस दे विल नो कि अगर वो ट्रेड ऑन फेयर मीन्स कर रहे हैं तो दूसरे भी जो है फेयर तरीके से ही रिप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव WTO सेटिंग द रूल्स ऑफ द game, right? A similar idea may be applied to even climate change, that if you have international organizations जो कि एक overarching एक phenomena बता दे जहां पे वो बोले that everyone has to abide by these rules and we are keeping a check on it, then maybe mutual cooperation करने की जो idea है वो और ज्यादा important हो जाएगा, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट अभी तक हम ये नहीं सोच पाए हैं कि जो क्लाइमेट चेंज में अगर कोऑपरेट ना करें तो हम उन पे कैसे सजा दें। सिमिलर हमने देखा है इवन इन केस ऑफ स्टेट्स लाइक नॉर्थ कोरिया, राइट, और इन द केस ऑफ ईरान, जब वो न्यूक्लियर आर्मामेंट करने की बात कर रहे थे, राइट, ईरान के अगेंस्ट जो है ब्लॉकेड सैंक्शन सब इंपोज कर दिया गया था टिल द टाइम दे वर रेडी टू कम टू द टेबल एंड हैव अ मीटिंग, राइट, जो कि उन्होंने की विद योर सिक्योरिटी काउंसिल की P5+1 जर्मनी। ठीक है, तो तब तक जो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते रहते थे। सिमिलर इज द केस विद इवन नॉर्थ कोरिया, है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो लोग डिफेक्ट करते हैं, जो लोग डोंट वांट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, उनके ऊपर हम पनिशमेंट्स लागू करते रहते हैं, एंड जो लोग अबाइड कर रहे हैं बाय द रूल्स ऑफ द गेम उनको हम इंश्योर करते हैं कि आपको गेन्स जरूर मिलेंगे, राइट। प्लस वी हैव टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड सिग्नलिंग। वन ऑफ द मेन रीजन जिसके कारण हम बोलते हैं ना World War I एक्सेट्रा भी ब्रेकआउट हुई थी, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। छुप छुप के बातें हो रही है, किसी को पता ही नहीं है, एंड अगर छुप छुप की चीजें होंगी देन ट्रस्ट कांट डेवलप, राइट। तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की जरूरत है। बिहाइंड क्लोज डोर टॉक्स एंड नेगोशिएशंस की जगह ओपन में टॉक्स एंड नेगोशिएशंस हो, एंड यहाँ पे अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Now, apart from these games, there is another important game which is called the multi-party prisoners dilemma. ये जो एक n person game है, मतलब more than 2 persons are involved, and again non zero sum game हो सकती है। ये मल्टी पार्टी प्रिजनर्स डिलेमा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो एग्जाम्पल है comes in the form of the tragedy of कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है, जो आपके ग्लोबल कॉमन्स है। क्लाइमेट चेंज आपका ग्लोबल कॉमन है,
आपकी जो सिमिलरली अगर हम बात करें ओशंस की देखभाल करना ग्लोबल कॉमन है, राइट। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन ग्लोबल कॉमन थी। अब ये आइडिया क्या है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि इमेजिन करो 6 फार्मर्स हैं, हर किसी के पास जो है एक गाय है, ठीक है। एक गाय है, अब एक कॉमन प्लॉट ऑफ ग्रेजिंग लैंड है जहां पे वो अपनी गाय को चराने लेके जाते हैं। अब ये जो प्लॉट है ये मैक्सिमम 6 गांव को जो है 6 काउस को जो है सस्टेन कर सकता है विदाउट गेटिंग डिटोरिएटेड फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग। If every farmer decides to get an additional cow, what happens is that the farm जो प्लॉट की क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती जाएगी। नाउ इमेजिन करो कि हर फार्मर जो है सिर्फ अपने बारे में सोचे एंड एक एक गाय और खरीद ले। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली द प्लॉट विल बी ओवरग्रेस्ड एंड क्या होगा दैट इन द लॉन्ग टर्म ऑल द फार्मर्स विल एंड अप लूजिंग बिकॉज इवेंचुअली कोई ढंग की ग्रास बचेगी ही नहीं जो कि एनी ऑफ देयर काउस जो है वो खा पाए, राइट। सो बेस्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए दैट इन द शॉर्ट रन एवरीवन डिसाइड्स टू कोऑपरेट, व्हाई बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमें जो है कलेक्टिव गेन्स डेफिनेटली इंश्योर्ड होंगे, राइट। सो क्लाइमेट चेंज में हम यही बात करते हैं दैट इन दिस टर्म हम थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेते हैं, हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर देते हैं। मे बी इंस्टेड ऑफ 8% maybe our economy will grow by 6%, but at least in the long term consistent growth चलती रहेगी, sustainable development होगी, और at least हमारे future जो आगे generations होंगी they probably won't be dying of environmental pollution and bad climate and bad air, ठीक है। so ये idea जो है आपको मल्टी पार्टी प्रिजनर्स डिलेमा इसी की तरफ एक तरह से ले जाने की कोशिश करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गेम जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इज द पुटनम्स टू लेवल गेम। टू लेवल गेम क्या है, यहाँ पे वो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हम नेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि नेशन स्टेट्स के जितने काम हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हो। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी डू इन द इंटरनेशनल रिलेशंस की रेल्म हैज आल्सो बेयरिंग्स विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, राइट। तो डोमेस्टिक प्रेशर्स के कारण भी जो है हमारी जो इंटरनेशनल अफेयर के अंदर बिहेवियर है वो इम्पैक्ट हो सकता है। हमने बहुत जगह देखा है, राइट, बंगाल एंड द काइंड ऑफ इश्यूज दैट बंगाल एंड बांग्लादेश में वाटर शेयरिंग के ऊपर होते हैं, उसके कारण इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप जो है वो भी इम्पैक्ट होता है। अगेन इंडिया में तमिलनाडु के कारण श्रीलंका के साथ भी रिलेशनशिप इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट इसको नाम दिया गया है इंटरनल बार्गेनिंग मैकेनिज्म, जहां पे नेशनल गवर्नमेंट जो है किसी ना किसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करती है कि जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो भी सेटिस्फाई होते रहे, क्योंकि अगर अपने डोमेस्टिकली लोगों को खुश नहीं किया तो आप इलेक्शंस लूज कर जाओगे। बट साइमल्टेनियसली वो अपने गेम्स जो हैं, राइट, उनको किसी तरह से सेटिस्फाई कर पाए और एटलीस्ट जो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है उसको अवॉइड कर पाए इन फॉरेन पॉलिटिक्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी एरा में 2021 में हमने देखा श्रीलंका ने पुल आउट कर लिया आउट ऑफ द ईस्टर्न कंटेनमेंट टर्मिनल जो कि वो डेवलप्ड कर रहा था विद जापान एंड इंडिया, राइट। अब वो डेवलप कर रहा था, क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर मेजर प्रोटेस्ट शुरू हो गई कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, अडानी इज इन्वॉल्वड इन दिस ग्रुप, इन दिस डेवलपमेंट, वाज इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट, राइट। सो अ लॉट ऑफ मिडिल क्लास, ट्रेड यूनियंस, इवन द बुद्धिस्ट जो मेजर वहां पे ग्रुप्स है उन सब ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट। नाउ द प्रेसिडेंट गोपाया ही गॉट स्कैर्ड, ही सेड आई विल एंड अप लूजिंग माय पोजिशन, व्हाट विल आई डू, मैंने इलेक्टोरल उसके अपने गेन्स जो है उनको भी कॉन्क्रिटाइज करना है। तो उन्होंने पुल आउट कर लिया आउट ऑफ दिस ईसीटी डेवलपमेंट एंड दे सेड इंडिया एंड जापान यहाँ पे नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश कर दिया। नाउ व्हाट दे आर ऑफरिंग इंडिया इज कि एक वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है which also is located in a good manner and in fact we will offer you better terms here कि हम ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल में आपको एक सिर्फ 49% की जो है इंडिया और जापान को दे रहे थे, राइट, 51% श्रीलंका के पास ही था कंट्रोल, हम यहाँ पे आपको क्लोज टू 80% जो कंट्रोल है इंडिया और जापान को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वेस्टर्न कंटेनर जो टर्मिनल है उसको डेवलप कर लो। तो यहाँ पे श्रीलंका इज ट्राइंग टू हैव एन इंटरनल बार्गेनिंग मैकेनिज्म जहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी वो खुश कर सके, साथ ही में इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ भी जो है ऐसा ना हो कि उनका रिलेशनशिप एकदम ही खराब हो जाए, राइट। नाउ इट इज ऑब्वियसली अप टू इंडिया एंड पाकिस्तान कि वो क्या करें, वेयर दे आर इंटरेस्ट लाए, बट दिस इज द काइंड ऑफ इंटरनल बार्गेनिंग टू लेवल गेम जो कि श्रीलंका प्ले करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो थ्रू वेरियस गेम्स हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल रेल्म की सिचुएशंस जो है उनको एनालाइज कर सकते हैं।